निर्मित होते हैं। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा था, तो आपको बताना है सिक्रीटीन था, जो सबसे पहले किसमें खोजा गया था, हमारी इंटेस्टाइन या फिर किसमें खोजा गया, हमारी आंत में खोजा गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि सबसे पहला खोजा गया हार्मोन का नाम बताओ, तो आप बताएंगे सिक्रीटीन था पहला हार्मोन। और सिक्रीटीन हार्मोन कहाँ पाया जाता है, हमारी इंटेस्टाइन या फिर कहाँ पाया जाता है, हमारी आंत में पाया जाता है। देखो 1905 में स्टार्लिंग ने हार्मोन को उत्तेजक नाम दिया। उत्तेजक का मतलब क्या होता है, जो अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, अभिक्रियाओं की दर को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, कि अभिक्रियाओं की दर बढ़ भी सकती है और क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो 1905 में स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने हार्मोन को क्या कहा था, उत्तेजक का मतलब होता है उत्प्रेरक। उत्तेजक को आप उत्प्रेरक कह सकते हैं, आप इंग्लिश में कैटलिस्ट कह सकते हैं। तो उत्तेजक वे होंगे जो जैविक अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, उनके वेग को परिवर्तित कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास में आवश्यक है। क्लाड बर्नार्ड ने 1855 अंतःस्रावी शब्द का सबसे पहले क्या किया था, प्रयोग किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो आपको बताना है स्टर्लिंग ने किया। अंतःस्रावी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है थॉमस एडिसन को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अंतःस्रावी शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो आप बताएंगे क्लाड बर्नार्ड नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले 1855 में कौन से शब्द की व्याख्या की थी, अंतःस्रावी शब्द की व्याख्या की। अब देखो हम बात करेंगे कि एंजाइम क्या होते हैं, किसकी बात करेंगे, एंजाइम। देखो हार्मोन क्या है, हार्मोन क्या हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, वशीय अम्ल हो सकते हैं, स्टेरॉइड भी हो सकते हैं। ठीक है, हार्मोन क्या हो सकते हैं, एक उत्तेजक है, एक उत्प्रेरक है, जो रासायनिक हमारी जैविक अभिक्रियाओं को क्या कर रहे हैं, उत्प्रेरित कर रहे हैं। एंजाइम क्या हो सकते हैं, सबसे पहले एंजाइमों का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है, बहिस्रावी ग्रंथि। जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बहिस्रावी ग्रंथि किसका निर्माण करती है, एंजाइमों का निर्माण। देखो लगभग एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। लगभग एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। लेकिन आपको बताना है कि सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते, लेकिन सभी एंजाइम क्या हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं। ये प्रोटीन अमीनो अम्लों के बने होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि प्रोटीन की सरल इकाइयों को ही क्या कहा जाता है, अमीनो अम्ल कहा जाता है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, एंजाइम बहिस्रावी ग्रंथि से स्रावित होंगे और किसके बने होंगे, प्रोटीन के बने होंगे। सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम कौन सा था, जाइमेज था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला कौन सा एंजाइम खोजा गया, तो आपको बताना है जाइमेज। आपसे पूछा जाए पहला कौन सा हार्मोन खोजा गया, तो आपको बताना है सिक्रेटिन, जो कहां होता है, हमारी आंत में होता है, इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, इसके बाद सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम कौन सा था, जाइमेज था। एंजाइम पाचन में क्या करते हैं, सहायता, यानी सीधी सी बात है कि एंजाइम हमारे जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल इकाइयों में तोड़ते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में, वसा को वशीय अम्लों में, ताकि डाइजेशन की क्रिया क्या हो जाए, सरल हो जाए। तो एंजाइम पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं और भोजन का रासायनिक क्या करवाते हैं, पाचन करवाते हैं। एंजाइम शब्द सबसे पहले किसने दिया था, कुहने ने दिया। हार्मोन शब्द सबसे पहले किसने दिया, स्टर्लिंग ने दिया। लेकिन एंजाइम शब्द सबसे पहले किसने दिया था, कुहने ने दिया। मनुष्य के शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। हमारे शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, मुख्य रूप से 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन सी होती है, देखो सामने, बहुत अच्छा टॉपिक है। सबसे पहली ग्रंथि जिसे कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि, और अपन इंग्लिश में बोल देते हैं इसको एंडोक्राइन ग्लैंड। अभी हमने पढ़ा अंतःस्रावी ग्रंथियां वे होती है जो किसका निर्माण करती है, हार्मोन्स का निर्माण करती है। और हार्मोन्स का परिसंचरण हमारी बॉडी में रक्त के द्वारा किया जाता है। तो सीधा सा इसका मतलब ये निकलता है कि इन ग्रंथियों में कोई भी नलिका नहीं होती, ये ट्यूबलेस होती है या फिर नलिका विहीन होती है। इसका मतलब इन ग्रंथियों को अपन नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं, जो एक रासायनिक पदार्थ बनाती है, जिसे क्या कहा जाता है, हार्मोन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने टोटल 9 ग्रंथियां ऐसी काउंट की है जो कैसी होती है, अंतःस्रावी। जैसे पीयूष है, थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रीनल है, थाइमस है, हाइपोथैलेमस है, ये सभी ग्रंथियां कैसी होती है, अंतःस्रावी होती है। बाह्य स्रावी ग्रंथि जिसे आप कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी ऐसी ग्रंथियां जिनका स्रावित रासायनिक पदार्थ क्या होता है, एंजाइम होता है, जो किसमें भाग लेता है, पाचन क्रिया में भाग लेता है, और जटिल कार्बोहाइड्रेट या फिर जटिल प्रोटीन या जटिल वसा को उसकी सरल इकाइयों में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं।
देखो, बहिस्रावी ग्रंथि जब एंजाइम बनाती है तो इन एंजाइमों को पाचन तंत्र के अलग अलग भाग में पहुंचाने के लिए ट्यूब पाई जाती है या फिर क्या पाई जाती है, नलिका पाई जाती है। इसीलिए हम मानते हैं कि जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती है उनके अंदर क्या पाई जाती है, नलिका। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती है जो एंजाइम्स का क्या करती है, निर्माण करती है। जैसे हमारी लीवर है, हमारी लार है, इसके अलावा हमारे अग्नाशय में, अग्नाशय का एक कुछ भाग ऐसा होता है जो एंजाइम बनाता है या फिर अग्नाशय रस बनाता है। आंत में पाई जाती है आंतरीय ग्रंथियां जो आंतरीय रस बनाती है। ये सभी ग्रंथियां ऐसी है जिससे एंजाइम बनता है, उनके स्राव में एंजाइम पाया जाता है, ट्यूब से एक भाग से दूसरे भाग में जाता है। तो हम बोल देते हैं कि ये ग्रंथियां कैसी होती है, नलिका युक्त होती है, इनमें ट्यूब पाई जाती है। एक ऐसी ग्रंथियां होती है जिसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, जो दोनों का क्या होती है, मिश्रण होती है। दोनों का मिश्रण का मतलब ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन भी बनाती है, ये हार्मोन है, ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन भी बनाती है और एंजाइम भी बनाती है, उसे क्या कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है अग्नाशय। हमारी अग्नाशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है जो एंजाइम भी बनाती है और क्या बनाती है, हार्मोन्स भी बनाती है। दूसरी ग्रंथि होती है यहाँ पे जनन ग्रंथि, जिसे आप गोनेट्स बोल सकते हैं, जनन ग्रंथियां जो एंजाइम भी बना सकती है और क्या बना सकती है, हार्मोन्स भी। तो ग्रंथियां तीन प्रकार की हो गई, अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी जो हार्मोन बनाती है, बहिस्रावी जो एंजाइम बनाती है, और मिश्रित ग्रंथियां वे जो एंजाइम और हार्मोन दोनों बना सकती है। और इसका मुख्य रूप से एग्जाम्पल कौन सा पढ़ना है आपको, अग्नाशय, जिसे आप क्या कहते हैं, पेनक्रियास कहते हैं। ठीक है। अन्य एग्जाम्पल की बात करें तो अंतःस्रावी में जैसे पैराथायराइड है, एड्रीनल ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, वृषण है, अंडाशय है, ये सभी कैसी होती है, अंतःस्रावी। बहिस्रावी की तो बात करें तो जैसे अश्रु ग्रंथि है जो लैक्रीमल के नाम से जानी जाती है, हमारी आंखों में पाई जाती है, आंसुओं का क्या करती है, निर्माण करती है। श्वेत ग्रंथियां जो पसीने का निर्माण करती है, हमारी स्किन में होती है, त्वचा में होती है। श्लेष्मा कोशिका, तेल ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथि, सिबेसियस ग्रंथि, सिबेसियस ग्रंथि जो हमारे कान में पाई जाती है और किसका निर्माण करती है, सीबम का निर्माण करती है। आंत में पाई जाने वाली बुर्नर ग्रंथियां, कान में पाई जाने वाली सिरमन ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि जिसे आप क्या कहते हैं, लैक्रीमल ग्रंथि। ये सभी बहिस्रावी ग्रंथि है जिनमें ट्यूब पाई जाती है और इनके स्राव में एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, जो पाचन क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सिर्फ इतना क्वेश्चन आए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी की चर्चा नहीं की गई हो, तो आपको सीधा सीधा आंसर है लीवर, जिसे आप क्या कहते हैं, यकृत। देखो, हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, इंटरनल ऑर्गन भी यकृत होता है, जो लगभग 1.5 kg वजन का होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हमारे शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग, तो आपको बताना है हमारे स्किन या फिर क्या होती है, त्वचा होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि की चर्चा करें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यकृत, जिसे आप क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो आप क्या कहेंगे, पीयूष ग्रंथि, जो लगभग 0.6 ग्राम वजन की होती है, मटर के दाने के समान और सबसे छोटी ग्रंथि, लेकिन फिर भी एक मास्टर ग्लैंड की तरह काम करती है, जो अदर ग्लैंड को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो सबसे छोटी ग्रंथि आप किसे कहते हैं, पीयूष को कहते हैं। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो आपको कौन सा बताना है, अग्नाशय बताना है। अगर आपसे सिंपल इतने ही क्वेश्चन पूछे जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। मानव शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यकृत। मानव शरीर का बाह्य सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष, जिसे आप पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं या फिर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर आना चाहिए अग्नाशय, जिसे आप क्या कहते हैं, पेनक्रियास कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे पीयूष ग्रंथि, जिसे कहा जाता है मास्टर ग्रंथि या फिर इसे हम कह सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कौन से हार्मोन बनाती है, इसकी लोकेशन क्या है, पीयूष ग्रंथि का अग्रपाली भाग क्या है, पश्चपाली भाग जिसे एडिनो हाइपोफाइसिस और आप न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, दोनों भागों से कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं और ये हार्मोन्स कौन सी क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं।
देखो, सबसे पहले इसकी स्थिति देखते हैं। यह मस्तिष्क में पाई जाने वाली स्फिनोइड हड्डी की सैला टर्सिका में पाई जाती है। ये सैला टर्सिका क्या है? एक केविटी होती है, एक गुहा होती है। कौन सी हड्डी की? जिसे आप स्फेनोइड हड्डी कहते हैं। और इस स्फेनोइड हड्डी की सैला टर्सिका गुहा में हमारी एक ग्रंथि फंसी रहती है, जिसे आप पिट्यूटरी या फिर आप पीयूष ग्रंथि के नाम से जान सकते हैं। तो इसकी लोकेशन आप याद रखिएगा, हमारे मस्तिष्क में होती है, ब्रेन में। और ब्रेन की एक हड्डी है जिसे आप स्फेनोइड हड्डी कहते हैं, और उसकी कौन सी कैविटी में होती है? आप बताएंगे सैला टर्सिका। देखो, हमारी पीयूष ग्रंथि का वजन लगभग कितना होता है? 0.5 ग्राम। हो सकता है आपको ये वैल्यू कई जगह 0.6 ग्राम भी मिल जाए, हो सकता है कई बार आपको ये वैल्यू 0.6 ग्राम भी मिल जाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका वजन 0.5 से कितना हो सकता है? 0.6 ग्राम हो सकता है। इसीलिए सबसे छोटी ग्रंथि है जो सिर्फ 0.5 ग्राम की होती है। अगर अपन लोकेशन देखते हैं इसकी कि इनकी लोकेशन क्या है, जैसे सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारा ब्रेन का जो ये भाग है, यहाँ पे आपको एक ग्रंथि दिख रही है जिसे क्या कहा जाता है? पीनियल ग्लैंड। और हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये वाला भाग, ये होती है आपकी सैला टर्सिका। ये वाली जो गुहा है इसे कहा जाता है सैला टर्सिका। और इस सैला टर्सिका गुहा में हमारी कौन सी ग्लैंड फंसी हुई रहती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे आप क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो एक बार हम पीयूष ग्रंथि की ही लोकेशन की बात करते हैं। इसके बाद देखो, अगर अपन इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके देखते हैं तो ये हमारा हाइपोथैलेमस होता है, और हाइपोथैलेमस के नीचे ये पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं। जैसे एक तो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसका मतलब क्या है? एंटीरियर को आप हिंदी में बोलते हैं अग्र पीयूष ग्रंथि या फिर अग्रपाली भाग, और पोस्टीरियर का होता है पश्चपाली भाग। यानी कि पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक तो अग्र वाला भाग और एक कौन सा होता है? पश्च वाला भाग। हो सकता है आपको इनके दूसरे नाम भी देखने को मिल जाए, जैसे अग्रपाली भाग को कहा जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस और पश्चपाली भाग को कहा जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो इसका मतलब यही है कि एक तो इंटीरियर पार्ट की बात की गई है और एक किसकी की गई है? पोस्टीरियर पार्ट की, यानी एक अग्रपाली भाग और दूसरा कौन सा होता है? पश्चपाली भाग। ठीक है, इसके बाद देखो, अगर अपन इसके नॉर्मल इंट्रोडक्शन की बात करें कि पीयूष ग्रंथि के बारे में हमें क्या क्या बातें पूछी जा सकती है। सबसे पहले हमने बात की लोकेशन कहाँ है, हमारे ब्रेन में कहाँ होती है? स्फेनोइड हड्डी की सैला टर्सिका गुहा में फंसी हुई रहती है। इसके दो भाग होते हैं, एक अग्रपाली भाग और एक कौन सा होता है? पश्चपाली भाग होता है। इसका आकार कैसा होता है? मटर के दाने के समान। आप सभी को पता होगा कि हमारी पीयूष ग्रंथि किस आकार की होती है? मटर के दाने के समान है, जो गुलाबी रंग में पाई जाती है। इसका रंग कैसा होगा? गुलाबी। इसका निर्माण हमारा कौन से स्तर से होता है? तो आपको बताना कौन सा डर्म स्तर से होता है, तो एक्टोडर्म से। जैसे 3 प्रकार के स्तर हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। लेकिन हमारी जो पीयूष ग्रंथि बनती है वो कौन से बनती है? एक्टोडर्म से बनती है, जिसे आप बाह्य स्तर भी कह सकते हैं। यह हाइपोथैलेमस से इनफंडिकलम से जुड़ी होती है। यानी अभी हमने देखा, देखो स्ट्रक्चर से, अभी आप स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रक्चर है वो इनफंडिकलम की है। इनफंडिकलम क्या होता है? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जहां एक दूसरे से जुड़ती है उसे क्या कहा जाता है? इनफंडिकुलम कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है इनफंडिबुलम नाम के स्ट्रक्चर से जाना जाता है। इनफंडिकलम के नाम से जाना जाता है, जो हाइपोथैलेमस को किससे जोड़ती है? पिट्यूटरी ग्लैंड से जोड़ती है। ठीक है, तो इनफंडिकलम से जुड़ी हुई होती है। ये 2 पालियों में बटी हुई है। सबसे पहली अग्रपाली, इसे क्या कहा जाता है? अग्रपाली, या फिर आप कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। दूसरा भाग है जिसे आप पश्चपाली कहते हैं, या फिर इसको क्या कहा जाता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब देखो, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस दोनों अलग अलग हार्मोन्स का श्रावण करती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि का एडिनोहाइपोफाइसिस कौन से हार्मोन बनाता है और न्यूरोहाइपोफाइसिस कौन से हार्मोन बनाता है। सबसे पहले देखो, अग्रभाग के हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम अग्रभाग के हार्मोन की बात करें
तो यहाँ पे देखो आपको सबसे पहले एक हार्मोन दिख रहा है जिसे हम कहते हैं FSH, और FSH को कहा जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनकी बात अभी हम आगे करेंगे, जहां पे इसको पुट्टी का प्रेरक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। दूसरा हार्मोन होता है हमारा LH, और LH को कहा जाता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तीसरा हार्मोन जिसे कहा जाता है ACTH, एड्रीनोकार्डियोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? ACTH के नाम से जाना जाता है। पश्च भाग से सिर्फ 2 ही हार्मोन बनते हैं, एक ADH होता है और दूसरा कौन सा होगा? ऑक्सीटोसिन। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ADH को वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, तो आपको इसका दूसरा नाम भी याद रखना है, जहां हम इसे वैसोप्रेसिन कहते हैं। तो इसका मतलब पश्च भाग से सिर्फ 2 ही हार्मोन बनाए जाते हैं, एक ADH होगा जिसे आप क्या कहेंगे? वैसोप्रेसिन, और दूसरा कौन सा होगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो बच्चे के जन्म में क्या होता है? सहायक होता है, ठीक है। तो अभी हम इनके फंक्शन की भी बात करेंगे। और कौन से हार्मोन होते हैं? अग्रपाली भाग से थायराइड प्रेरक हार्मोन जिसे आप TSH कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे GH हार्मोन या STH हार्मोन जिसे आप कहते हैं वृद्धि प्रेरक हार्मोन या फिर वृद्धि स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं STH हार्मोन या फिर क्या कह सकते हैं? GH हार्मोन। चलो अब हम इनके एक एक हार्मोन के काम की बात करते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर देखें, यह पीयूष ग्रंथि का 75% भाग बनाता है, इससे निम्नलिखित हार्मोन बनते हैं। यानी कि पीयूष ग्रंथि के 2 भाग हैं, एक एडिनोहाइपोफाइसिस और एक न्यूरोहाइपोफाइसिस। सबसे ज्यादा हार्मोन एडिनोहाइपोफाइसिस बनाता है, क्योंकि न्यूरोहाइपोफाइसिस से 2 ही हार्मोन बनेंगे, एक ADH जिसे आप एंटी डाईयूरेटिक कहते हैं या फिर वैसोप्रेसिन कहते हैं, और दूसरा हार्मोन कौन सा होता है आपका यहाँ पे? ऑक्सीटोसिन होता है, जिसे आप बच्चे का जन्म के समय जो हार्मोन उत्तरदायी होता है वो कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन, या फिर दुग्ध के स्रावण के लिए मिल्क सिक्रेशन करवाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो आप वो क्या बताएंगे? ऑक्सीटोसिन होता है। तो सबसे पहले देखो, एडिनोहाइपोफाइसिस पीयूष ग्रंथि का कितना % भाग बनाता है? तो आपको बताना है लगभग 75 यानी 75% भाग बनाया जाता है। इससे कौन कौन से हार्मोन बनते हैं? पहला हार्मोन है जिसे कहा जाता है FSH, और FSH की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉलिकल प्रेरक हार्मोन, ठीक है। हिंदी में इसको कहा जाता है पुट्टी का प्रेरक हार्मोन, क्योंकि फॉलिकल को हम हिंदी में कह सकते हैं पुट्टी का, और इसका पूरा नाम क्या हो गया? FSH, जिसे आप क्या कह सकते हैं? पुट्टी का प्रेरक हार्मोन या फिर फॉलिकल प्रेरक हार्मोन। चलो काम क्या होता है? ये हार्मोन अंडाणु व शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या करता है? प्रेरित करता है। क्योंकि पुट्टिका की बात करें, फॉलिकल की बात करें, तो फॉलिकल में आ क्या जाता है? एक अंडाणु होगा और एक क्या होगा? शुक्राणु होगा। तो अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? FSH होता है। और FSH हार्मोन कहां से बनेगा? पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से बनता है, जिसे आप फॉलिकल प्रेरक हार्मोन या फिर पुट्टिका प्रेरक हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो अगले हार्मोन, काम आप इसका याद रखिएगा। FSH फॉलिकल बनाता है, जिसे आप कह सकते हैं कि अंडाणु और किसका निर्माण करता है? शुक्राणु का निर्माण करता है। चलो आगे बात करते हैं अपन LH की। LH के फंक्शन देखो बहुत अच्छे काम है, पूछे भी जाते हैं। LH को आप कहते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। LH को क्या कहा जाता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। यह हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो एक मेल हार्मोन होता है, पुरुष हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इन्हें कहा जाता है फीमेल हार्मोन, यानी ये महिला के हार्मोन्स होते हैं, आदि की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है। यानी LH का काम क्या हो गया? जो गोनेड्स हार्मोन होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनकी मात्रा को बढ़ाने का काम कौन सा हार्मोन करता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या फिर आप कह सकते हैं LH के द्वारा किया जाता है। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट काम, आप इसको स्टार लगा लेना, ये काम कई बार पूछा जाता है कि मासिक चक्र के दौरान यानी कि मासिक धर्म के दौरान जो अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, अंडोत्सर्ग की क्रिया, यहाँ पे ये नहीं है भाई अंडोत्सर्ग के निर्माण की प्रक्रिया को नहीं, अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करने का काम कौन करता है? LH करता है। अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करने का मतलब क्या है? देखो इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे ये हमारी ओवरी है, जैसे ये ओवरी होती है यानी कि अंडाशय होता है, और ओवरी में किसका मैच्योरेशन होता है? एग का, अंडाणु का। ये होती है फैलोपियन ट्यूब जिसे कहा जाता है अंडवाहिनी। होता क्या है कि मासिक चक्कर के 14वें दिन, 14वें 15वें दिन माना जाता है कि मासिक चक्कर के 14वें 15वें दिन क्या होता है? जो अंडाणु है वो ओवेरी से फ्री होता है, अंडाशय से मुक्त होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है,
और फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु का वेट करता है कि जब फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन की क्रिया होगी, तो ये जाइगोट का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। तो अंडाणु को ओवरी से फ्री करवाने की क्रिया को कहा जाता है अंडोत्सर्ग, और इस क्रिया को कंट्रोल करने का काम कौन सा हार्मोन करता है, एलएच। तो एलएच के दो काम आपको याद रखने हैं। सबसे पहला यह है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, और कौन सा हार्मोन बनाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ये अंडोत्सर्ग की क्रिया को नियंत्रित करता है, जिसमें मासिक चक्र के 14वें-15वें दिन ओवेरी से एक अंडाणु है वो फ्री होकर फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में आता है, ठीक है। निषेचन होगा तो ये जाइगोट में बदल जाएगा, ठीक है। तो इस क्रिया को कंट्रोल करने के लिए क्या पाया जाता है, एलएच पाया जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगला हार्मोन होता है हमारा एसीटीएच, इसे कहा जाता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। सबसे पहले तो आप इनके नाम याद रखिएगा, एसीटीएच को क्या कहा जाता है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के नाम से हम जानते हैं। यह एड्रीनल ग्रंथि को कार्य करने के लिए क्या करेगा, प्रेरित करेगा। आपको नाम से ही पता चल रहा है, एड्रीनो का मतलब एड्रीनल ग्रंथि की बात की गई है, ठीक है। एड्रीनल ग्रंथि जिसे आप अधिवृक्क ग्रंथि भी कह सकते हैं, ये हमारी किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है। तो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करेगा, एड्रीनल ग्रंथि को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो इसका काम आप याद रखिएगा, एसीटीएच हमारी एड्रीनल ग्रंथि को हार्मोन्स बनाने के लिए प्रेरित करता है, या फिर एड्रीनल ग्रंथि को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगला हार्मोन है आपका टीएसएच। देखो नाम से ही पता चल रहा है, टीएसएच का मतलब क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक ऐसा हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि को कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। यानी कि थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन जैसे हार्मोन थायराइड ग्रंथि से बनते हैं। तो इन हार्मोन को निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा हो गया, टीएसएच। और ये हार्मोन बन कहाँ रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में। देखो सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने वाले हार्मोन कहाँ बन रहे हैं, पिट्यूटरी में। इसीलिए मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी को, जो सभी ग्लैंड्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। अगला हार्मोन है जिसे अपन कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन या फिर लैक्टोजेनिक हार्मोन। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दुग्ध निर्माण को क्या करता है, प्रेरित करता है। इसका मतलब अगर आपसे प्रोलैक्टिन या फिर लैक्टोजेनिक हार्मोन का फंक्शन पूछे तो आपको बताना है कि ये दुग्ध प्रेरक हार्मोन है, जो दुग्ध निर्माण को क्या करता है, प्रेरित करता है। कौन सी ग्रंथि से स्रावित होगा, पीयूष ग्रंथि से। और पीयूष ग्रंथि के कौन से भाग से स्रावित होगा, अग्रभाग से स्रावित होगा। अगला हार्मोन होता है आपका जीएच या फिर एसटीएच। इसे कहा जाता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, या फिर इसको क्या कहा जाता है, ग्रोथ हार्मोन, जिसे अपन क्या कहते हैं, वृद्धि प्रेरक हार्मोन। जीएच या फिर ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, देखो जीएच हमारी शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। अगर जीएच की मात्रा हमारे शरीर में नियंत्रित है, बैलेंस है, तो जीएच की वजह से हमारी शारीरिक क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी इसी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, एसटीएच के नाम से जाना जाता है। देखो बच्चों में अगर जीएच की कमी हो जाती है, बच्चों में अगर जीएच की कमी हो जाती है तो बच्चों में बोनापन आ जाता है, यानी कि बच्चों की वृद्धि नहीं होगी, शारीरिक रूप से उनकी वृद्धि नहीं होगी। तो जीएच या फिर एसटीएच की कमी से बच्चों में बोनापन आ जाएगा। लेकिन जीएच या फिर एसटीएच की अधिकता से क्या हो जाता है, महाकायिता आ जाती है, जिसे आप भीम कायिता भी कहते हैं। यानी कि शरीर का आकार एकदम से बढ़ता है और एक भीम जैसा दिखाई देता है। इसीलिए अपन कह सकते हैं जीएच की कमी से बोनापन और जीएच की अधिकता से महाकायिता, या फिर आप कह सकते हैं भीम कायिता। आगे देखो, हम पढ़ते हैं जीएच। यह हार्मोन शरीर के वृद्धि का मुख्य प्रेरक हार्मोन है। हमारी शरीर की वृद्धि को क्या करता है, प्रेरित करता है। यह पेशियों के विकास तथा संयोजी ऊतकों की क्या करवाता है, वृद्धि को प्रेरित करता है। इसकी कमी से जो रोग होता है उसे आप बोनापन कहते हैं, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, मिजेट्स भी कह सकते हैं, जिसमें बच्चों की शारीरिक रूप से वृद्धि नहीं होती। अधिकता से क्या होती है, हमें भीष्म कायिता यानी भीम कायिता आ जाती है। शरीर दानवाकार हो जाता है, जिसको बोला जाता है एक्रोमीगेली। क्या बोला जाता है, एक्रोमीगेली। यानी आपसे कई बार क्वेश्चन आता है कि एक्रोमीगेली क्या होता है और मिजेट्स क्या होता है। तो अगर शरीर का आकार या वृद्धि नहीं हो रही है, बोनापन आ गया है, तो आप उसे मिजेट्स कहेंगे। अगर शरीर का आकार बहुत ज्यादा हो गया है तो उसे आप कहेंगे भीष्म कायिता, दानवाकार या फिर एक्रोमीगेली। चलो, पीयूष ग्रंथि का जो अगला भाग है इसे कहा जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, या फिर इसे कहा जाता है पश्चपाली हार्मोन। देखो न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात करें तो इसे सबसे पहला जो हार्मोन स्रावित होता है ये होता है एडीएच। एडीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, एंटी
डाईयूरेटिक हार्मोन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, वैसोप्रेसिन, या फिर इसे कहा जाता है मूत्ररोधी हार्मोन, क्योंकि ये किडनी में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है और यूरिन की मात्रा को या मूत्र की मात्रा को क्या करता है, कम करता है। तो एडीएच को आप कह सकते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन, या फिर क्या कहा जाता है, मूत्ररोधी हार्मोन। सबसे पहले देखो, यह शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है, यानी सीधी सी बात है, जल का संतुलन बनाने का मतलब है कि ये हार्मोन किडनी में जल के पुनः अवशोषण को क्या करता है, बढ़ाता है, जिससे यूरिन या फिर मूत्र का निर्माण क्या होता है, कम होता है। ये हार्मोन क्या करता है, हमारी बीपी को कंट्रोल करता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है, हमारा जो रक्तदाब है, जो रक्तचाप है, इसको कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, एडीएच होता है, जिसे आप वैसोप्रेसिन भी कह सकते हैं। इस हार्मोन की असामान्यता से डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाता है। डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब क्या है, देखो डायबिटीज दो प्रकार का होगा, एक डायबिटीज मेलाइटस और एक डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन की कमी से होता है, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस किसकी कमी से होगा, एडीएच हार्मोन की कमी से। इसमें क्या होगा कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें एडीएच हार्मोन की कमी हो गई है, तो उसकी किडनी में जल का पुनः अवशोषण नहीं होगा, और जब किडनी में जल का पुनः अवशोषण नहीं होगा तो जल का संतुलन नहीं बनेगा और व्यक्ति को बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ेगा, जिसे अपन मूत्रलता भी कह सकते हैं। और इसी का कारण है कि इससे व्यक्ति में क्या हो जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडस। और इसका मतलब यही है कि व्यक्ति में बार बार में यूरिन बनेगा और यूरिन त्याग के लिए उसको जाना पड़ेगा, ठीक है। ये फंक्शन किसका हुआ, एडीएच का। देखो दूसरा हार्मोन है, इसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन। इसी को लव हार्मोन भी कहा जाता है, इसी को पीटोसिन हार्मोन भी कहा जाता है। यानी ऑक्सीटोसिन के कुछ उपनाम है, जिसमें सबसे पहला लव हार्मोन इसी को कहेंगे, पीटोसिन हार्मोन भी इसे ही कहा जाता है। यह प्रसव पीड़ा में सहायक है। मुख्य इंपॉर्टेंट काम, ऑक्सीटोसिन का काम क्या है कि बच्चे के जन्म के समय जो लेबर पेन होता है, जो प्रसव पीड़ा होती है, वो प्रसव पीड़ा कौन से हार्मोन की वजह से होगी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। यह दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध के स्रावित को क्या करता है, प्रेरित करता है। यानी कि मिल्क सिक्रेशन, दुग्ध के स्रावण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन। पक्षियों में अंडे देने की क्रिया इसी हार्मोन से होती है, यानी कि पक्षियों में जो अंडे देने की क्रिया को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन होता है वो भी कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। एडीएच व ऑक्सीटोसिन का निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है। एडीएच और ऑक्सीटोसिन का निर्माण कहाँ होता है, हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में होता है, जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि को भी क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन या फिर पिटोसिन हार्मोन जो प्रसव पीड़ा में सहायक है, दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध को स्रावित करवाता है, पक्षियों में अंडे देने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। एडीएच और ऑक्सीटोसिन का निर्माण कहाँ हो सकता है, हाइपोथैलेमस में भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमने पीयूष ग्रंथि की बात कर ली है, हम कल की क्लास में बात करेंगे आगे थायराइड, पैराथायराइड जो भी ग्रंथि है। आज के लिए आप इतना पढ़ लेंगे कि पीछे ग्रंथियां क्या होती है, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी किसे कहा जाता है, या फिर जनक क्या होते हैं, पीयूष ग्रंथि की लोकेशन, पीयूष ग्रंथि के कार्य, इन सभी के बारे में आज हमने चर्चा कर ली है। आगे की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है।